जैसिंता केरकेटा की कविता संग्रह ईश्वर और बाजार पर हमने कविता का पाठ किया। काव्य संग्रह से कुछ कविताएं और कविताओं पर समीक्षात्मक विश्लेषणात्मक बात की। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि काव्य संग्रह में जितनी भी कविताएं हैं, सारी कविताएं जन सरोकार से युक्त है, मन को उद्वेलित करती है, बेचैन करती है, आदमी को सोचने पर मजबूर करती है। कुछ मुक्ति बोध की कविताओं की तरह। अगर मुक्ति बोध को आपने पढ़ा और उनकी कविता अंधेरे में, उस कविता के बारे में आलोचक मैनेजर पांडे ने कभी कहा था, जब हम पढ़ते थे, कि जब आप अंधेरे में कविता पढ़ते हो, लंबी कविता है, अगर आप किसी रात इस कविता को पढ़िए, तब आप जब सुबह जागेंगे तो वही नहीं रह जाएंगे जो आप पहले थे। कुछ इसी तरह से कवयित्री जैसिंता केरकेटा पाठक को जब कविता से गुजरते हैं तो सोचने पर मजबूर कर देती है। यही बात है कि कवि की दृष्टि, सोच और चीज़ों को देखने का नज़रिया अलहदा होता है, आम आदमी से अलग होता है। आप आदिवासी पृष्ठभूमि से आती है, लेकिन बहुत सारी कविताएं ऐसी है जो वैश्विक है, भारत के सभी जनमानस पर लागू होती है। चलिए आज हम कुछ 5 कविताओं का पाठ करेंगे। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इन कविताओं में किस तरह से समकालीन राजनीति को उजागर किया है, आपके सामने खड़ा कर दिया है। कविता है, बेईमानी का ब्यास कौन खाते हैं, अपने पिता को माफ न कर सके, मैं डरा हुआ आदमी हूँ, कौन मुझ पर राजनीति करता है, सिंहासन की जाति क्या होती है। इस अंतिम 5वीं कविता से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अपने पिता को माफ न कर सके, पहले हम कविता से गुजरते हैं, फिर समझ सकेंगे कि किस तरह से ये कविता हमें हमारी राजनीतिक सत्ता, जो हम पर शासन करते हैं लोकतंत्र के नाम पर, वो किस तरह से उस तंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, तंत्र और लोक दोनों के साथ। अपने पिता को माफ न कर सके, आप शब्दों पर, बिंबों पर, प्रतीकों पर गौर कीजिए। अपने पिता को माफ न कर सके, हिटलर की मौत के बाद भी लंबे समय तक कई घरों में छिड़ी रही एक लंबी लड़ाई, जहां चुप रहने और विरोध न करने के लिए कई बच्चे अपने पिता को माफ न कर सके। गौर फरमाइए, जहां चुप रहने और विरोध न करने के लिए कई बच्चे अपने पिता को माफ़ न कर सके, वे माफ़ न कर सके उन पड़ोसियों को भी
जो बंद रहे अपने घरों में चुप, दूसरों के लिए सड़कों पर न निकल सके। एक दिन युवा सड़कों पर उतरे। एक दिन युवा सड़कों पर उतरे, अपने पिताओं और पड़ोसियों के चुप रहने, प्रतिरोध न कर पाने का प्रायश्चित करने। जिनके लिए उनके पिता न लड़ सके, विश्वविद्यालयों से उनके बच्चे बाहर निकले, मारे गए लोगों को उनका हक दिलाने। विश्वविद्यालयों से उनके बच्चे बाहर निकले, मारे गए लोगों को उनका हक दिलाने। और फिर एक दिन जहां युद्ध में ढह गया था, और फिर एक दिन जहां युद्ध में ढह गया था हिटलर का पुराना दफ्तर। युवाओं की मांगों ने ठीक उसी जगह मारे गए हर आदमी के नाम का पत्थर की सिल्लियों वाला विशाल स्मारक बनवाया। कुछ लोगों ने मिलकर हर उस घर को ढूंढा जहां मारे गए लोगों में से कभी कोई रहता था। फिर ऐसे हर घर के सामने उनके नाम की लोहे की प्लेट लगवाई और फिर से उनकी यादों को जिंदा करवाया। एक आदमी जिसे जर्मनी ने पहले प्यार किया, एक आदमी जिसे जर्मनी ने पहले प्यार किया, फिर उसी आदमी से नफरत भी की जिसने देश को पूरी तरह गर्त में पहुंचाया। आज ठीक वैसा ही एक आदमी जगह और समय बदलकर एक सी घटनाओं के साथ फिर नजर आया। इससे पहले कि वह आदमी फिर से किसी देश को गर्त में ले जाए, इससे पहले कि पीढ़ियों को सदियों तक उसके पापों का प्रायश्चित करना पड़े, इससे पहले कि बच्चे अपने पिताओं और पड़ोसियों को चुप रहने और प्रतिरोध न करने के लिए कभी माफ न कर सके। उस आदमी में बसे हिटलर को पूरी ताकत के साथ उसकी असली जगह दिखा देनी चाहिए। उस आदमी में बसे हिटलर को पूरी ताकत के साथ उसकी असली जगह दिखा देनी चाहिए। दूसरी कविता है, मैं डरा हुआ आदमी हूं, बेजोड़, अनूठे, बेबाक। सुनिए, बड़ा होने का मतलब व्यापक होना नहीं होता। मैं राजा होने का सारा अहंकार लेकर तुम्हारे सारे प्रतिरोध के खिलाफ अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। मैं राजा होने का सारा अहंकार लेकर तुम्हारे सारे प्रतिरोध के खिलाफ अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। अड़ा रहूंगा इसलिए कि झुक गया तो ताउम्र यही एक एहसास मुझे भीतर ही भीतर खाता रहेगा। मैं छटपटाता रहूंगा, सारी रात सो न सकूंगा। बताओ खुद का सामना फिर कैसे करूंगा। सच जब पूरी ताकत के साथ इस तरह सड़क पर खड़ा हो जाए, सच जब पूरी ताकत के साथ इस तरह सड़क पर खड़ा हो जाए, तब मैं जानता हूं मेरे भीतर का झूठ गड़बड़ाने लगता है, बोलना चाहता है पर हकलाने लगता है। पूरी जद्दोजहद से कांपते हुए कुछ चिल्लाता है पर खुद ही नहीं समझ पाता क्या बोल जाता है। इन दिनों मुझसे ज्यादा कौन जाने कितना कठिन होता है खुद से लड़ना,
मैं इस तरह अपने भीतर खुद से हार नहीं सकता, खुद के ही सच से खुद के झूठ को मार नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हारे सारे प्रतिरोध के खिलाफ लंबे समय तक अड़ा रहूँगा, खड़ा रहूँगा। मैं खुद के साथ तुम सबकी बर्बादी हूँ। मैं खुद के साथ तुम सबकी बर्बादी हूँ। तुम क्या जानो, मैं इस युग का सबसे डरा हुआ आदमी हूँ। कविता का शीर्षक है मैं डरा हुआ आदमी हूँ। अगली कविता है बेईमानी का ब्याज कौन खाते हैं। आजकल हम आदमी कम रह गए हैं। आजकल हम आदमी कम रह गए हैं। लगता है जैसे दूरबीन में बदल गए हैं। गौर फरमाइए, दूर अपने भवन से ही देखते हैं और सबको उनके कपड़ों से पहचान लेते हैं। न्याय का मतलब अपनों का न्याय भर समझते हैं। चारों ओर जानवर छोड़ कर रखते हैं। चारों ओर जानवर छोड़ कर रखते हैं और उन्हें ही मनुष्य बताते हैं। चारों ओर जानवर छोड़ कर रखते हैं और उन्हें ही मनुष्य बताते हैं। पर सच तो यह है, हम जिस जमीन पर खड़े हैं वह जमीन हमारी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने यह सब यहीं के मूल लोगों की हत्या कर उन्हें जंगलों में खदेड़ कर हत्याया है। समझिए, हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्हें बंधुआ मजदूर बनाया है। हम जानते हैं कि इस देश को उनके ही श्रम ने बचाया है। हम सारा इतिहास जानते हैं। तब भी जबरन यहाँ से वहाँ तक उनके ही हक पर पसरे रहते हैं। वक्त बदला हो पर हम खुलकर सबके हक की बात नहीं कर सकते। कल हमसे भी मांग लिया लोगों ने हिसाब। कह दिया जमीन का खतिया न लाओ, उससे भी आगे जाओ, जाकर डीएनए चेक कराओ। तब क्या होगा, इस बात से डरते हैं, चुप रहते हैं, जरा बचकर निकलते हैं। किसी का हक मारने की कला हमसे सीखे लोग दावे के साथ कहते हैं हम ही बता सकते हैं। इसलिए कि अपने बाप दादा की बेईमानी का प्याज हम ईमानदारी से आज भी खाते हैं। और बेशर्म इतने हैं कि इसे अपना हक बतलाते हैं। अपना हक बतलाते हैं। और अगली कविता है जिसका शीर्षक है कौन मुझ पर राजनीति करता है। कौन मुझ पर राजनीति करता है। मेरे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, मेरे पड़ोस में जो लोग रहते हैं वे जीते हैं या मरते हैं, मैं ठीक ठीक नहीं जानता। दरअसल मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं रोज सुबह दफ्तर जाता हूँ, शाम घर लौटता हूँ। चौक पर पुराने दोस्त मिल जाएं तो बतियाता हूँ। बस यही एक जिंदगी रोज जीता हूँ। वैसे ही यदि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लोग आ ही जाएं और मेरे पड़ोस में आकर बस जाएं, तब मैं क्या करूँगा? शायद मैं कुछ दिन खुश होऊंगा, फिर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, वह जीता है या मरता है।
कल उनकी किचकिच से यदि मेरी नींद खराब हुई तो उठकर सबसे पहले मैं ही चिल्लाऊंगा कि जहाँ से आए थे कमबख्त वहीं चले जाए, कि जहाँ से आए थे कमबख्त वहीं चले जाए। मेरे पेट पर लात मारने इधर क्यों चले आए। मैं महसूस करता हूँ भीतर मेरा मन मेरे साथ राजनीति करता है और मैं असहाय उसके खिलाफ लड़ नहीं पाता हूँ। बाहर बाहर सत्ता में बैठा आदमी भी मुझ पर राजनीति करता है और मैं असहाय कुछ समझ नहीं पाता हूँ। मैं कुछ समझ पाऊँ कि कौन किस तरह कब मेरा शिकार करता है, इससे पहले ही मैं मार दिया जाता हूँ। इससे पहले ही मैं मार दिया जाता हूँ। कौन मुझ पर राजनीति करता है। से अगली कविता है सिंहासन की जाति क्या होती है। ये आज के पाठ की अंतिम कविता होगी। सिंहासन की जाति क्या होती है, कविता से समझिए। जब जनता ये जानती थी सारे दुष्ट राजा एक दिन नरक जाएंगे। परंपरा आस्था क्या कहती है। सब जनता ये जानती थी सारे दुष्ट राजा एक दिन नरक जाएंगे। तब वह उनके हारने जीतने पर कोई शोक या खुशी नहीं मनाती थी, बल्कि अपने जीवन में और ज़्यादा भली बनी रहती थी। एक दिन उन्हें समझाया गया राजा जो अपनी जाति का हो वह दुष्ट नहीं हो सकता। शब्दों को, भावना को, विचारों को समझिए। वह दुष्ट नहीं हो सकता। फिर क्या सिंहासन पर जिस जाति का राजा बैठा उस जाति के लोग खुशी मनाने लगे, ये सोचे बिना कि राजा की भले कोई जाति होती हो। पर सिंहासन की जाति क्या होती है। सिंहासन की तो शर्त होती है कि उस पर बैठते ही राजा सबसे पहले सबके लिए भला और न्यायी होना तो ये चाहिए। लेकिन आज मैं समझती हूँ राजा मेरी ही जाति का क्यों न हो, अगर वह मेरे पड़ोसियों की हत्या की व्यवस्था करता हो, जिनके भरोसे में बच्चों को छोड़ दफ्तर जाती हूँ, जिनके साथ दुख और सुख बांटती हूँ, तब मैं ऐसे राजा के खिलाफ बोलूँगी। अगर वह जाति और जानवर के नाम पर भले आदमियों को खत्म करना चाहता हो और अपराधियों को शरण देता हो, तब मैं ऐसे राजा के खिलाफ बोलूँगी। अगर वह मनुष्य जीवन की गरिमा को गर्त में ले जाता हो, अगर वह मनुष्य जीवन की गरिमा को गर्त में ले जाता हो और आग में जल रहे एक देश को चांद पर पानी मिल जाने पर गर्व करने को कहता हो, तब मैं ऐसे राजा के खिलाफ लिखूंगी। कवियों की, पत्रकारों की क्या ड्यूटी है, ये पंक्तियां स्पष्ट करती है। अगर वह मनुष्य जीवन की गरिमा को गर्त में ले जाता और आग में जल रहे एक देश को चांद पर पानी मिल जाने पर गर्व करने को कहता हो, तब मैं ऐसे राजा के खिलाफ लिखूंगी। मैं ऐसे हर उस राजा के खिलाफ बोलूंगी जो मेरे नाम पर इंसानों की हत्या कर सकता है। ऐसे राजा भला इंसान कैसे हो सकता है। तो समझ सकते हैं इन कविताओं को। मैंने किया था वादा कि कविता का पाठ ही करेंगे, सो कविता का पाठ पूरा हुआ। आपको
ये कविताएं कैसी लगी बताइए। वैसे कविताओं का विश्लेषण अगर आप 2-3 बार इन कविताओं को गौर से सुने, ध्यान से सुने, ये कविता खुद ब खुद अपना अर्थ खोलती है। अगर फिर भी कुछ पाठक श्रोता अगर ये चाहें कि इन कविताओं का विश्लेषण होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, तो बेशक मैं करूँगा। लेकिन 5 पाठक, 5 दर्शक, 5 श्रोता, दर्शक, श्रोता और पाठक से मिलकर एक शब्द बना है 10 रोपा। तो 10 रोपा अगर चाहेंगे तो मुझे मजबूरन ये भी करना पड़ेगा। और आप जो चाहें कविता को पढ़िए, सुनिए, महसूस करिए अपने आसपास के वातावरण को, और आदमियत क्या है, इंसानियत, मनुष्यता क्या है, मनुष्य होने का मतलब ये कविता बताती है। ये कवयित्री किसी एक क्षेत्र से बंद करके नहीं रही, तभी इनकी कविताओं का अनुवाद विश्व की अन्य भाषाओं में हो रहा है। झारखंड से आती है, पत्रकारिता करती है, और इनकी कविताओं में मर्म जो है उसमें पत्रकारिता भी निहित है। वैसे हर साहित्यकार समाज का पत्रकार होता है, लेकिन जिसमें पत्रकारिता बेहद चौकन्ना, सजगता के साथ देश को भविष्य की ओर ले जाने वाली होती है, वो सोच, वो विचार, वो पत्रकार समाज को सजगता के साथ चौकन्ना करता हो पाठक को। ये कविता आपको एक गहरे, सुलझे हुए, सजग पत्रकार का एहसास कराती है। सो साथियों, आप सुनिए और इस वीडियो को जयसिंता केरकेटा का वीडियो समझिए। आवाज़ मेरी है, कविता उनकी है, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं, मैं सिर्फ वाचक हूँ, एक पाठक हूँ। कविता अच्छी लगी सो आपके सामने पेश कर दी। अब आपकी बारी है कि आपको ये उपक्रम, कृत्य कैसा लगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।